लोकसभा की कार्य व शक्तियां। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा निम्न सदन होने के बाद भी, लोकसभा सदन का निम्न सदन होने के बावजूद भी राज्यसभा से अधिक शक्तियां रखती है। संसद में कोई भी कार्य हो लोकसभा के बिना संपन्न नहीं होता है। चाहे कोई विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, चाहे सामान्य विधेयक हो, चाहे संविधान शोधन विधेयक हो, सभी के सभी विधेयक लोकसभा के बिना संपूर्ण नहीं होते हैं। तो लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है। हालांकि निम्न सदन होने के बावजूद भी ये एक महत्वपूर्ण सदन है। ध्यान रखना, लोकसभा निम्न सदन है, परंतु वह सदन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, तो लोकसभा की जो शक्तियां हैं सामान्यतः 6 प्रकार की शक्तियां हैं। बता देता हूं कौन कौन सी है। सबसे पहले लोकसभा की विधायी शक्ति, फिर कार्यपालक शक्ति, कार्यपालिका के बाद वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति के बाद संविधान शोधन शक्ति, और संविधान शोधन के बाद निर्वाचन में भागीदारी, यानी लोकसभा किन किन क्षेत्र में अपना निर्वाचन करती है, निर्वाचन में भाग लेती है। और लास्ट छठी है वो अंतिम, वो है जनता की जो संकट है उनका निवारण करना। कौन सी है? लास्ट में जनता की शिकायतों का निवारण करना ही उसकी शक्तियां, एक शक्तियों के रूप में गिना जाता है। हालांकि इसमें और भी शक्तियां अगर जोड़ सकती है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है तो लोकसभा राष्ट्रपति के साथ मिलकर लगाती है। अगर उच्च न्यायालय के खिलाफ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ लगाए तो भी लोकसभा साथ मिलकर करते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ शक्तियां और भी है। ठीक है, तो पहले अपन शक्तियां लिखते हैं कि भाई कौन कौन शक्तियां हैं लोकसभा की शक्तियां में। सबसे पहली शक्ति मैंने अभी बताई है, वो सबसे पहली शक्ति है, वो शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। विधायक के बाद जो दूसरी शक्ति इसकी है वो मैंने बताई थी आपको, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। और कार्यपालिका के बाद मैंने तीसरी जो शक्ति आपको बताई थी वो मैंने अभी ये बताई थी, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। और पांचवी मैंने आपको ये बताई थी, संविधान संशोधन। संशोधन शक्ति। और आपको पांचवी शक्ति मैंने ये बताई है अभी कि निर्वाचन में भागीदारी। निर्वाचन में भागीदारी। और जो अंतिम शक्ति थी मैंने ये बताई थी कि जनता की शिकायतों का निवारण। और अगर आप जोड़ना चाहते हो अंतिम, तो साथियों ये जोड़ सकते हो अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां देखो, मुख्यतः 6 शक्तियां ही जानी जाती है। पहली शक्ति विधायी शक्ति जानी जाती है। विधायक के बाद कार्यपालिका शक्ति जानी जाती है। कार्यपालिका के बाद वित्तीय शक्ति जानी जाती है। वित्तीय शक्ति के बाद संविधान शोधन शक्ति जानी जाती है। और संविधान शोधन शक्ति के बाद निर्वाचन में भागीदारी, यानी लोकसभा किन किन क्षेत्रों में अपना निर्वाचन या देने का योगदान देती है, चुनाव करने में योगदान देती है अपना। और अंतिम जो मुख्य शक्ति में आती है, जनता की शिकायतों का निवारण। वेरी मोस्ट भी आ सकती है, क्योंकि लोकसभा जानी इसी के लिए जाती है। कैसे? क्योंकि लोकसभा के जो समस्त सदस्य है, समस्त सदस्य का कहने का मतलब जो निर्वाचन सदस्य है, वो सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। और सदन में ये जनता का ही क्या रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, जनता की भागीदारी के रूप में विचार रखते हैं। तो ये शक्ति आप थोड़ा सा इसमें अलग है। और
वेरी मोस्ट भी इसमें आती है, क्योंकि लोकसभा जानी भी जनता के रूप में जाती है। हाँ, आपके जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूँ आपको यहाँ, कि मैंने यहाँ पर 4 शक्ति लिखी है, 3 शक्ति लिखी है, एक विधायी शक्ति, एक कार्यपालक शक्ति, एक वित्तीय शक्ति। ध्यान देना, ये समस्त शक्तियां अगर आप भाग 5 और भाग 6 पढ़ते हो, उसमें राष्ट्रपति, भाग 5 में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन समस्त में ये तीनों शक्तियां आती है। ये लमसम तीनों शक्तियां हर क्षेत्र में आती है। और यही शक्तियां आप राज्य में जाओ, वहां पर राज्य में क्या है, हाँ वो राज्य सरकार के रूप में है, परंतु ये चीज नहीं बदलती है, वैसी ही रहती है। तो ध्यान रखना, ये 3 शक्तियां आपको अगर नाम याद है तो आप हर किसी टॉपिक में आप इन तीनों को लेकर चल सकते हो थ्योरेटिकल में, ठीक है। तो अपन इनके बारे में विस्तृत जाने तो देखो, अपन सबसे पहली शक्ति क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली शक्ति अपनी है विधायी शक्ति। सबसे पहली शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति। ध्यान देना, कोई भी विधि बनाओ, कोई भी कानून बनाओ, वो लोकसभा के बिना नहीं बनाया जा सकता। चाहे वो राज्यसभा में पेश हो तो भी लोकसभा की उसमें अनुमति होनी जरूरी है। अगर लोकसभा में पेश होता है तो लोकसभा की आएगी, हालांकि राज्यसभा की अनुमति होती है लोकसभा अगर पेश करती है तो, परंतु अगर राज्यसभा किसी विधेयक को पेश कर देती है, उस पर लोकसभा अगर अनुमति नहीं देती है तो विधेयक नहीं बनेगा। विधेयक तभी बनेगा जब लोकसभा उस पर अनुमति देती है। तो ध्यान रखना, समस्त विधि, नियम या कानून लोकसभा की सहमति से बनती है। सहमति से बनती है। अगर राज्यसभा ने कोई विधेयक पेश किया है, अगर उस विधेयक पर, सामान्य विधेयक है, उस पर राज्यसभा ने पेश कर दिया, अगर उस विधेयक पर लोकसभा ने अनुमति नहीं दी तो क्या होगा, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पेश किया और राज्यसभा ने उसमें अनुमति नहीं दी तो आपको एक अनुच्छेद आता है 108। अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है कि जब ऐसी स्थिति आती है सामान्य विधेयक पर कि लोकसभा राज्यसभा में क्या हो, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। संयुक्त बैठक बुलाएगा। जब कोई विधेयक, किसी भी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक में यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य स्थिति यानी वैसे ही बहुमत के अनुसार वहां पर क्या होना चाहिए, वो विधेयक पारित होना चाहिए। और ध्यान रखना, संयुक्त बैठक में हमेशा लोकसभा की ही जीत रहती है, क्योंकि लोकसभा सीटें सर्वाधिक, लोकसभा सीटें कितनी है, ज्यादा है, यानी आप वर्तमान में 545 है। तो संयुक्त बैठक में लोकसभा शक्ति है वो मैंने बताई थी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति क्या है, ध्यान देना। दूसरी शक्ति अपनी है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। ये क्या है, आपको पता है भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में आपको पता है कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है और व्यवस्थापिका को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। यह आपको पता है, कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है और व्यवस्थापिका को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा प्रति होता है। यानी अगर इसको मैं मंत्रिपरिषद मानूं, क्योंकि अभी क्या है, कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद जाना जाता है। आपको पता होगा लोकसभा में मंत्री होते हैं, तो उन मंत्रियों पर अगर कोई मंत्री परिषद के खिलाफ अगर लोकसभा सामूहिक बहुमत नहीं रहता या पूर्ण बहुमत नहीं रहता है तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो कार्यपालिका अगर मंत्रिपरिषद मानूं मैं, तो मंत्रिपरिषद का
जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह लोकसभा के प्रति होता है, वह लोकसभा के प्रति होता है। अगर मंत्रिपरिषद अपना कार्य सही नहीं करती है तो लोकसभा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको पद से हटा भी सकती है। यानी मंत्रिपरिषद पर हावी रहती है लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद को ऐसा कोई कार्य नहीं करने देती जो कानून के विरोध हो या किसी के अधिकारों का हनन करता हो, उस पर लोकसभा पाबंदी लगा देती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखती है? लोकसभा रखती है। ध्यान रखना, लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद के द्वारा काम रोक को प्रस्ताव पेश किया जाता है। लोकसभा में ही काम रोक को प्रस्ताव पेश किया जाता है, यानी सरकार के खिलाफ पेश किया जाता है। काम रोक को प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाए जिस पर जो किसी का अधिकारों का हनन करता हो या विधि के अनुसार नहीं हो, कानून के अनुसार नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा उसके खिलाफ क्या करती है? कार्रवाई करती है। ठीक है। अगली जो अपनी शक्ति थी वो मैंने बताई थी वित्त शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्तीय शक्ति, तीसरी शक्ति अपनी वित्तीय शक्ति है सदन में, यानी संसद में वित्तीय शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है, यानी धन विधेयक लोकसभा ही पेश कर सकती है, लोकसभा ही पेश कर सकती है, ना कि राज्यसभा, ना कि राज्यसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा ही पेश कर सकती है, ना कि राज्यसभा पेश कर सकती है। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और लोकसभा ही धन विधेयक को पारित करती है, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। राज्यसभा इसमें एक नाम मात्र की दिया गया है। अगर लोकसभा ने धन विधेयक पारित कर दिया और धन विधेयक लेके आ गए तो राज्यसभा उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है। हालांकि राज्यसभा को इतना एक हक दिया गया है, कि उसके पास धन विधेयक भेजा जाता है, धन विधेयक भेजा जाता है, परंतु वह उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकती, अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई धन विधेयक है, वो धन विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा के पास लेके गए, राज्यसभा ने उसमें संशोधन किया, तो बाध्य नहीं है लोकसभा की उस संशोधन को माने, या राज्यसभा ने उसको स्वीकार नहीं किया तो बाध्य नहीं है लोकसभा की उसको अस्वीकार के बाद अपन उसको रद्द करो। नो, अगर राज्यसभा उसके खिलाफ कुछ भी करती है तो लोकसभा बाध्य नहीं है कि उस पर माने। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है कि 14 दिन पर या तो उस धन विधेयक को हाँ कह दो या ना कह दो। ना कह दो तो कुछ बनता है को नहीं, और हाँ कह दे तो ही कुछ को बनता है। कहने का मतलब ये है कि हाँ कह दे तो उसकी इज्जत रह जाएगी और ना कह दे उसकी इज्जत नहीं रहेगी। क्यों? कि ना कहने के बावजूद भी धन विधेयक क्या होगा? लोकसभा में पेश तो होगा, वो लोकसभा में पेश तो आएगा। चाहे ना कहो चाहे हाँ कहो, तो ना कहने का मतलब ही क्या है?
हाँ, सजेशन देती है राज्यसभा, अगर सजेशन देती है कि भाई इस विधेयक थोड़ा सा इसमें ये चेंज लेके आओ, तो हो सकता है लोकसभा उस सजेशन को माने। तो अब इसमें बाध्य नहीं है कि उस सजेशन को माने, कोई बाध्यकारी नहीं है। और राज्यसभा तो लोक धन विधेयक को पेश भी नहीं कर सकती। तो इसमें राज्यसभा को एक नए पर नाम मात्र की शक्ति दे रखी है, वित्तीय शक्ति। इसमें राज्यसभा कोई रोल नहीं होता, पूरा रोल ही लोकसभा का होता है, बिल्कुल भी। अगर राज्यसभा इसमें अपनी मारवाड़ी में के टांग अड़ावा तो वह बिल्कुल भी गलत ही काम करे, वो टांग अड़ाना कोई काम को नहीं है। क्यों कि टांग अड़ाना मतलब ही किया, लोकसभा जब मानने ही कोई नहीं बात नहीं है कि भाई आप इसमें संशोधन करो या ना करो, लोकसभा का कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम देकर राज्यसभा के पास भेजती है। अगर राज्यसभा उस पर 14 दिन में कुछ हाँ या ना कहे तो अच्छी बात है, ना को तो कोई मतलब नहीं है उसको। अगर चुप रही तो चुपचाप 14 दिन के बाद वो धन विधेयक पारित हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि राज्यसभा ने हाँ कहा या ना कहा या कुछ कहा है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यह था धन विधेयक। और इस धन विधेयक का प्रावधान लोकसभा में पेश करने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 109 में। ठीक है, अगली अपन बात करें तो मैंने कहा था चौथी शक्ति मैंने बताई थी संविधान संशोधन की शक्ति। कौन शक्ति बताई थी? चौथी शक्ति बताई थी संविधान संशोधन की शक्ति। ध्यान रखना, संविधान संशोधन की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो शक्ति लोकसभा व राज्यसभा को बराबर की शक्ति है, दोनों को बराबर शक्ति है। लोकसभा के लिए संविधान शोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा के लिए संविधान शोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद इसमें एक आता है, संविधान शोधन का अनुच्छेद आता है 368। वो 368 अनुच्छेद क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संविधान शोधन करेगी, और दो प्रकार के संविधान शोधन अनुच्छेद 368 में बताए गए हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा में संविधान शोधन में कोई लोकसभा अगर कोई संविधान शोधन का विधेयक लेकर आती है और उस विधेयक पर राज्यसभा की सहमति नहीं बनती है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। यानी अगर संविधान संशोधन की लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं होती है तो वह विधेयक रद्द हो जाएगा, वह विधेयक रद्द हो जाएगा। ना कि सहमति न बनने पर क्या लेके आओ? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर संविधान शोधन हो रहा है और उसके लिए संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं रखा गया, बिल्कुल भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सहमति बनो या ना बनो। हाँ, ऐसा है कि संविधान शोधन विधेयक लोकसभा ही पहले लेकर आ सकती है और राज्यसभा ही पहले लेकर आ सकती है। इसमें कार्रवाई ऐसी की गई है कि जब कोई भी लेके आओ, सबसे पहले तो उपस्थित जो सदस्य है उनका बहुमत, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। संविधान शोधन उपस्थित सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत प्लस ये तो नहीं है, तथा 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। दोनों में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, तभी संविधान शोधन कहलाएगा। ध्यान रखना, संविधान शोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है, और संविधान शोधन केवल और केवल लोकसभा को नहीं दिया गया है, ये दोनों को दिया गया है। संविधान शोधन केवल और केवल लोकसभा को नहीं दिया गया है, ये दोनों को है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को संविधान शोधन दे रखा है, दोनों को बराबर शक्ति इसमें दी गई है। ठीक है, आगे देखिए अपनी इसमें तो 5वां शक्ति थी वो थी अपनी निर्वाचन मंडल के रूप में। कौन सी थी? निर्वाचन मंडल के रूप में, निर्वाचन मंडल के रूप में। और आपको इसमें पता भी है कि 2 अनुच्छेद आती है, एक अनुच्छेद आता है 54 और एक अनुच्छेद आता है 66। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति का है, ये अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। और अनुच्छेद 66 क्या कहता है?
अनुच्छेद 66 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अपने समस्त सदस्यों के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगी। यानी दो तो ये हो गया, एक तो राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेती है, एक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, और एक उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। तथा तीसरा इसका एक ये भी आता है कि ये लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी करती है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी करती है। ठीक है, निर्वाचन मंडल में इसके पास 3 बातें हैं। पहला, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। और अनुच्छेद 66 यह कहता है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगी। तथा तीसरी बात मैंने यह बताई है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेगी, यानी 3 निर्वाचन मंडलों में लोकसभा का भाग होता है। और अब छठी मैंने बताई थी आपको, छठा मैंने यह बताया था जनता की शिकायतों का निवारण करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना। जनता की शिकायतों का निवारण करना। ध्यान देना आप, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना। मैंने कहा है जनता की शिकायतों का निवारण करना। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि जनता की शिकायतों का निवारण में आप देख सकते हो कि लोकसभा के सदस्य, समस्त सदस्य प्रत्येक जनता के द्वारा चुने जाती है और संसद में वो जनता की भागीदारी जनता की तरफ से ही भाग लेकर आते हैं और जनता की बातें रखती है। तो जनता की कोई भी शिकायतें हैं उनका, या जनता का कोई भी मान लो समस्या है, उस समस्या को संसद में उजागर कौन करती है? लोकसभा सदस्य ही करती है। ठीक है, ये थी जनता की शिकायतों का निवारण। और अन्य बातें मैंने बताया था कि एक अपन अन्य शक्तियों में जोड़े, अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में मुख्यतः 4 शक्तियां आती है। पहली शक्ति यह है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेके आती है। महाभियोग लेकर आती है, यानी आप यह कह सकते हो कि राष्ट्र के खिलाफ जो महाभियोग आता है वो महाभियोग या तो लोकसभा में पहले आ सकता है या राज्यसभा में पहले आ सकता है, परंतु दोनों के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, पहली बात तो अन्य शक्ति में आ गई। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लेके आ सकती है। महाभियोग लेकर आ सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेकर आ सकती है और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लेकर आ सकती है। ये 2 बात बता दी। तीसरी बात इसमें यह आती है कि महाभियोग तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी लगता है, परंतु क्या आप बता सकते हो कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगता है वो लोकसभा लेके आती है या राज्यसभा लेके आती है? वो लोकसभा लेके आती है या राज्यसभा लेके आती है? ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई महाभियोग आता है वो महाभियोग केवल और केवल राज्यसभा लेके आ सकती है, लोकसभा कभी भी नहीं लेके आ सकती। हाँ, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के अनुमोदन के बिना, यानी लोकसभा की हाँ के बिना वो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पारित नहीं हो सकता। लेके राज्यसभा आ सकती है, परंतु पारित लोकसभा के बिना नहीं हो सकता। अकेली राज्यसभा पारित नहीं कर सकती, परंतु राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगता है वो दोनों में कोई भी पहले लेकर आ सकती है। पारित दोनों करती है, परंतु पहले लेकर कोई भी आ सकती है।
तो उपराष्ट्रपति में इतना चेंज है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो भी महाभियोग लगता है वो महाभियोग केवल और केवल राज्यसभा लेके आ सकती है, परंतु उसको पारित अनुमोदन कौन करेगा? लोकसभा करेगी। यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया महाभियोग लोकसभा के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है, अनुमोदन होना जरूरी है। अगर लोकसभा उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया महाभियोग को अनुमोदन नहीं करती है तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित नहीं करती। लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, ध्यान देना एक बात पर। महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला बिंदु यह आता है कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कौन कितने होती है? लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होती है? वो होती है 543 वर्तमान में। उन 543 में से एससी की सीटें व एसटी की सीटें कितनी है, यानी जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है? तो एससी यानी अनुसूचित जाति की सीटें वो कितनी है? अनुसूचित जाति की सीटें हैं वो 84 सीटें आरक्षित की गई है, जबकि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की सीटें वो कितनी फिक्स की गई है? वो की गई है 47। ये ध्यान रखना कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 543 है। उन 543 में से एससी की सीटें 84 है, जबकि एसटी की सीटें 47 है। एससी की सीटें कितनी है? 84 है, जबकि एसटी की सीटें कितनी है? 47 सीटें निर्धारित की गई है, ठीक है। और एक बात यह भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसमें है? अब देखो, मैं 5 लोकसभा क्षेत्रों के नाम लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा सीटों में से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, 5 लोकसभा बता देता हूं। 5 ऊपर वाले 5 लोकसभा है जो ज्यादा है उनके बता देता हूं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें एक नंबर पर आता है यूपी, जिसमें कितनी है? 80। और 2 नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसमें कितनी है? 48। और 3 नंबर पे आता है पश्चिमी बंगाल, जिसमें कितनी है? 42। और 4 नंबर पे आता है अपना बिहार, और बिहार में आता है 40। और 5 नंबर में आती है, 5 पे आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की सीटें कितनी है? 39 सीटें। ये 5 सीटें हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा सीटें यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है। ये आंकड़ा सबसे ज्यादा का है। हाँ, तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है, यूपी के बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में, बिहार के बाद तमिलनाडु में। अब ध्यान दो, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख है। अब तक आगे पता नहीं, ब्रिस्बेन आयोग के बाद हो सकता है, अब तक लद्दाख है। लद्दाख के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद 3 नंबर पर कच्छ है, और कच्छ के बाद 4 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग, और 5 पर अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी भाग, ठीक है। ये 5 सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र है।
सबसे बड़ा लद्दाख है, 17 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। फिर बाड़मेर, फिर कच्छ, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश पश्चिम भाग। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा वो कल टॉपिक रहेगा अपना राज्यसभा। थोड़ी सी बात बता दूं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? 80 में है। ठीक है, आगे आप राज्यसभा के बारे में कुछ पढ़ना, फिर अपन राज्यसभा के बारे में कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।